हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, राम राम, वाट एवर यू फील कनेक्टेड विद मी। तो हम लोग पढ़ रहे थे पावर शेयरिंग इन कंटिन्यूएशन विद दिस सेम टॉपिक विच हैव फॉरवर्ड एंड एडवांस। टुडे वी हैव लेफ्ट आवर टॉपिक on the definition of power sharing and have dealt with two additional questions of what is power sharing and why do we need power sharing। ये चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड पावर शेयरिंग। ठीक है, तो बिफोर गोइंग थ्रू द टेक्स्ट ऑफ योर बुक वी हैव टू अंडरस्टैंड टू इम्पोर्टेंट थिंग्स। हम लोग दो चीज समझेंगे। अभी जो है बेल्जियम और श्रीलंका को की स्टोरी जो है पढ़ने से पहले दो चीज आप जानो, वो है क्या? वो है समाज दो तरह का होता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ सोसाइटी, सिंगुलर सोसाइटी, सिंगुलर एंड प्लूरल सोसाइटी। एक टर्म आप सुनेंगे आपकी बुक में भी है, एथनिक। क्या है? एथनिक। ठीक, उसी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको आपको बता रहे, बुक में नहीं। सिंगुलर सोसाइटी है, प्लूरल सोसाइटी। सोसाइटी दो तरह। ये बता क्यों रहे हैं ये भी जानना जरूरी है। बता इसलिए रहे हैं कि पावर शेयरिंग का मैटर पर्टिकुलरली जो जुड़ा है वो किस प्रकार के समाज से जुड़ा है? प्लूरल सोसाइटी। अगर किसी देश में सपोज दैट इफ द एथनिक कंपोजिशन, एथनिक का मतलब क्या होता है? सोशल डिवीजन, सोशल डिवीजन on the basis of shared culture, shared culture। ठीक है, एथनिक का मतलब सामाजिक विभाजन या विखंडन या समाज का बंटवारा किस आधार पर? साझा संस्कृति के आधार पर जब जिस समाज में होता है, तो अब इस बंटवारे का आधार डिफरेंट होगा, अलग अलग। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? एथनिक। क्या बोलते हैं? एथनिक। बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स कम्स फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स। किसी देश में विभिन्न प्रकार के जो है सामाजिक समुदाय या कम्युनिटी, सोशल कम्युनिटी या सोशल ग्रुप्स होते हैं कि नहीं? हमारे यहाँ देयर आर प्लूरलिटी ऑफ सोशल ग्रुप्स। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन तो हो गया। ठीक है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियंस है, जैन है। ठीक है, तमाम तरह के और समुदायों को जिनकी जानकारी हमें दी है। तो हमारे कहने का मतलब इंडियन सोसाइटी इज ए प्लूरल सोसाइटी, एंड इन ए प्लूरल सोसाइटी देयर में बी डिफरेंसेस इन टर्म ऑफ कल्चर, इन टर्म ऑफ सिविलाइजेशन, in terms of economic levels या economic advancement, economic progress, education and social front like education, health. These facilities may be different from community to community. And when any majority government or minority government दो तरह की होती है। अभी जो एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं, कोई देश लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर जो है अब कोई सरकार लोकतांत्रिक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो वहां मेजॉरिटी ही रूल करती है। सच इज द केस विद एग्जांपल ऑफ इंडिया, इन व्हिच देयर वाज डच स्पीकिंग पीपल इन मेजॉरिटी, बट हु वाज रूलिंग? French speaking peoples were in power। तो ये जरूरी नहीं
में ज्यादा है, आपकी मेजोरिटी है, तो आपकी सरकार भी है। कहीं कहीं ऐसा भी है। और श्रीलंका के मैटर में रेस्पेक्ट में देखेंगे तो देखेंगे कि वहां मेजोरिटी रूल हो, वहां माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार होता है। तो लेकिन जैसे कि वहाँ फ्रेंच की मेजोरिटी नहीं है तो क्या फ्रेंच की मेजोरिटी नहीं है ना वहाँ पे, तो वो हम बता रहे हैं ना क्यों रूल कर रहे हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन अभी आपको आगे बताया जाएगा, ठीक है। अभी आप जो बता रहे हो सुनिए। सोसाइटी इन एनी कंट्री और नेशन इज ऑफ टू टाइप्स। If society is singular type, if there is a singular society in which there is a uniformity in culture and civilization at all levels, everyone is equal. There are only Hindus. Their tradition, custom, practices, festival, clothing, fooding styles, everything is similar. Where there is a similarity or equality, is there will be any kinds of difference? Not at all. There will be no problem. And when there will be no difference or discrimination on ground of sex, on ground of caste, on grounds of creeds, on ground of ethnic origin, there will be no problem at all. There will be then no matter of power sharing, because it is your government. But the problem arises where there is a classic interest. समस्या कहाँ खड़ी होती है? जब दो ग्रुपों के हित, उनके इंटरेस्ट टकराते, क्लैश, तभी तो समस्या होती है। और समस्या होती कहाँ से है? जब समाज किस तरह का हो? प्लूरल। We have heard about the Hindu-Muslim riot in our country. हमने अपने देश में हिंदू मुस्लिम दंगों के बारे में सुना है कि नहीं? और अक्सर we have also said that whenever we name a Muslim, we have developed a natural kinds of hatred, jealousy. उनके खिलाफ हमारे अंदर स्वाभाविक घृणा पैदा हो जाती है अपने आप। मुस्लिमों के नाम से हमारे अंदर क्या हो जाती है? और सेम इज एप्लीकेबल ऑन अदर साइड। और यही चीज मुस्लिमों के अंदर, हिंदू के नाम पर उनके अंदर तुरंत घृणा। व्हाई ऑफ दिस इज बिकॉज ऑफ रिलीजियस डिफरेंस, बिकॉज ऑफ कल्चरल डिफरेंस, their fooding style, their festival, their mode of celebrations of festival, their custom, tradition, clothing style, everything different. That's why they find themselves unable to adjust with your culture, and you are find unnatural. You feel unnatural to copy or to adjust with Muslim. So this inability to copy, coexistence of two different sets of culture give birth to the problem of power sharing. तो पावर शेयरिंग की समस्या कहाँ से उठती है? जब दो ग्रुपों के बीच किसी मुद्दों को लेकर, मुद्दा पॉलिटिक्स का भी हो सकता है, पॉलिटिक्स का हो सकता है, मुद्दा धर्म या राजनीति से प्रेरित हो सकता है, जाति आधारित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इंडिस्क्रिमिनेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मार्जिनलाइजेशन। आप जैसा कि क्लास 8 में मार्जिनलाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, जानबूझकर किसी कम्युनिटी की उपेक्षा कर, deliberately to ignore the economic and social development of any particular community by the majoritarian government, and to keep this particular community at margin, और ऐसे समुदाय को हाशिए पे रखना, उसके विकास पर ध्यान न देना जानबूझकर, क्या कहलाता था? मार्जिनलाइजेशन। तो द कम्युनिटी which is marginalized deliberately by any government, it feels alienation. It feels alienation. That it lost the sense of belongingness to one nation, one country. That is,
it thought that as it would have been living in a foreign country, this country is not of his own. उसका देश नहीं है, उसे लगता है जैसे हम कहीं विदेश में रह रहे हो, कोई दूसरा देश, ऐसा व्यवहार दूसरे समुदाय के साथ। तो दिस वेरी फीलिंग ऑफ एलिनेशन comes when the government is not realizing or recognizing the peaceful coexistence of the minorities who are fewer in number, जिनकी तादाद कम है, जो अल्पसंख्यक हैं, अगर उनके हितों की अपेक्षा जानबूझकर सरकार कर रही है तो क्या पैदा होता है? एलिनेशन का भाव पैदा होता है कि सरकार जानबूझकर हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, हमें हाशिए पर रखा जा रहा है, हमारे हितों की उपेक्षा की जा रही है, इग्नोर किया जा रहा है हमारे इंटरेस्ट। तो उससे क्या होता है? सोशल कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, वर्ग संघर्ष, क्लास जो है कॉन्फ्लिक्ट, कम्युनिटी जो है कॉन्फ्लिक्ट। एंड व्हेन दिस टेंशन, व्हेन दिस कॉन्फ्लिक्ट टर्न वायलेंट, और जब ये दो समुदायों के बीच जो नफरत है, जो उपेक्षा का ये जो भाव है, अगर वो हिंसात्मक हो जाए तो दिस माइट टर्न इनटू सिविल वार। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सिविल वार, गृह युद्ध में, जैसा कि श्रीलंका में हुआ। नाउ वी कम्स टू अंडरस्टैंड द स्टोरी। तो समाज दो तरह के हैं, प्लूरल सोसाइटी, इफ देयर इज अ सिंगुलर टाइप ऑफ सोसाइटी दैट इज इम्पॉसिबल in the real world, this is possible only in utopian type of states, किसी जो है काल्पनिक देश में संभव है सिंगुलर सोसाइटी। लेकिन जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आज दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर केवल मुसलमान ही हो, जहां पर केवल हिंदू ही हो, जहां पर किसी और ग्रुप, सोशल ग्रुप और ना हो। हम कह रहे हैं कि अपने ग्रुप में अभी आप देखो, देयर आर टू सब कास्ट इन द यादवास, ग्वाल एंड Dharo. In Hindu, there are Pare, Tiwari, Chaube, and so on. So there are sub-castes. So, belonging to the same culture, there is no guarantee. Even I think that there will be problem even in a single society, and no democratic society can survive without having any form of power set. तो कहने का निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए, चाहे जिस तरह का समाज हो उस राष्ट्र, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल, बिना पावर शेयरिंग किसी न किसी भी प्रकार से उसे पावर शेयर करना ही पड़ेगा। इफ वी वांट टू एस्टैब्लिश पीस, लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी, अगर समाज में शांति, यूनिटी और इंटीग्रिटी, एकता, अखंडता और जो सॉवरेंटी है, संप्रभुता है, उसको अगर देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना है, उसको बनाए रखना है, उसका प्रमोशन करना है, संवर्धन करना है, तो किसी न किसी रूप में उसे पावर को शेयर करना ही पड़ेगा। अदरवाइज दिस में लेड टू द फ्रैगमेंटेशन एंड डिवीजन ऑफ द नेशन। अन्यथा क्या होगा? राष्ट्र बिखर जाएगा, राष्ट्र अखंडित हो जाएगा, खंडों में बढ़ जाएगा, उसका जो है डिवीजन हो। बात समझ में आई? तो आइए इस कॉन्सेप्ट को हम जो है अपने बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण से कंफर्म करते हैं। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री, स्मॉलर इन एरिया इन कंपेरिजन टू दी हरियाणा, एंड ए लिटिल बिट मोर देन 1 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन। उसकी जनसंख्या जो है 1 करोड़ से थोड़ा सा कुछ ज्यादा है। लेकिन आइए हम सबसे पहले उसका एथनिक कंपोजिशन देखेंगे कि बेल्जियम में प्रॉब्लम कैसे क्रैकिंग हुई, कैसे पैदा हुई, और उसके बाद श्रीलंका देखेंगे। फिर हम लोग ये देखेंगे कि दोनों देशों ने अपनी प्रॉब्लम को जो है किस तरह से सॉल्व करने का प्रयास किया, विच मेथड्स वेर अप्लाइड to accommodate the social differences that were underwent in the two different sets of society. Both are democratic countries. Belgium and
स्मॉल कंट्री, जैसा कि हमने आपको बताया, अगर हम एक इमेजिनरी मैप ड्रा करिए, कुछ इस तरह का है, ठीक है, बहुत एग्जैक्ट नहीं है, और यहाँ डी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, हम इसको 2 भागों में बांट रहे हैं बेल्जियम को। predominantly it is divided into substantial part, there is one other marginal part। 3 पार्ट हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ठीक है। हरियाणा से कंपेयर किया गया, जैसा कि मैंने बताया, ये कोई बताने वाली बात नहीं है, और अगर कोई इसमें कोई ऐसा इम्प्लीकेशन छुपा हुआ है तो उसको बताना बहुत जरूरी है। जानना ये है, we have to know that what were the problem of Belgium, how did this problem emerge, ये समस्या पैदा कैसे हुई, क्या समस्या थी, समस्या पैदा कैसे हुई, एंड हाउ बेल्जियम गवर्नमेंट accommodated this problem to resolve, ये हमको जानना है। ओके, तो द फर्स्ट रीजन is termed as Flemish region, Flemish, इसमें 59% जो है लोग रहते थे, दैट were डच स्पीकिंग पीपल। किस तरह के लोग थे? डच स्पीकिंग, ये डच भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा? डच स्पीकिंग पीपल इसमें रहते थे। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी थी बेटा? सबसे ज्यादा आबादी किसकी थी? इस एरिया में माना यह जाता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, या जो मेजॉरिटी में है उसी का शासन होना चाहिए। बट इट वॉज क्वाइट कंट्ररी देयर इन बेल्जियम। बेल्जियम इसका ठीक उल्टा था। इन द पार्ट 2 दैट इज कॉल्ड वेलोनियन रीजन, वेलोनियन रीजन, इसमें फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल थे। ऐसे लोग थे फ्रेंच स्पीकिंग बोलने वाले थे। दी परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वाज 40%। ओके, दैट इज 19 परसेंटेज पॉइंट लेस देन दैट ऑफ डच स्पीकिंग पीपुल। 19% कम आबादी फ्रांसिस में, नॉर्दर्न जोन में, ठीक है। द कैपिटल सिटी ब्रसेल्स, ये क्या है? कैपिटल ब्रसेल्स। इसकी बहुत ही यूनिक पोजीशन थी। ब्रसेल्स में क्या था? 80% वेयर फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल एंड 20% वेयर डच। बहुत मुद्दा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट है कैपिटल में, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब इंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव या इंटायर नेशन वाज डिवाइडेड इनटू 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देयर वर सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड दी कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। अभी उस पर मत जाइए, उसको और अभी और डिटेल में बताया जाएगा आपको। इतना और जानिए कि ये 3-4 रीजन थे, इसको भी मान लीजिए 4th रीजन, ठीक है। तो इसमें क्या इतनी कंपोजिशन है, इसको आपने देखा, और इनकी भी कंडीशन, अभी कंडीशन इनकी बता रहे हैं। दिस पार्ट, द पार्ट 3 were predominantly occupied by German speaking। कैसे लोग इसमें रहते थे? पार्ट नंबर 3 में किसकी मेजॉरिटी थी? जर्मन स्पीकिंग। किसकी थी? जर्मन स्पीकिंग। बात समझ में आई? अच्छा, ये तो वहां का एथनिक कंपोजिशन। तो when we go through the ethnic composition or the social stratification of the बेल्जियम सोसाइटी, जो बेल्जियम समाज की संरचना या उसके स्ट्रक्चर का हम अध्ययन करते हैं, तो हमें मिला कि वहां की पूरी आबादी 4 पार्ट में विभाजित थी, जिसमें सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में फ्लेमिश थे, डच स्पीकिंग पीपुल थे, उसके बाद फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल थे,
जिनका जो है सेंट्रल में मेजॉरिटी था, कैपिटल सिटी में, ब्रसल्स में, और तीसरा पार्ट आपका जर्मनी स्पीकिंग पीपुल का था, जिसमें जो है तो आपका बचा कितना 1%। तो ये आप परसेंटेज में अगर दिखाना चाहें तो द पॉपुलेशन ऑफ जर्मनी स्पीकिंग पीपुल वॉज 1% टोटल 100%। ये उसका एथनिक कंपोजिशन। नाउ व्हाट वाज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम देखिए, एक कहावत है कि दरिद्रता जो पॉवर्टी एंड ट्रिस्टेज इज द मदर ऑफ कोलिजन, इज द मदर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम। सारे समस्या की कलह की जड़ क्या होती है? दरिद्रता, भुखमरी, पिछड़ापन, बैकवर्डनेस एंड पॉवर्टी, misery. The same thing was applicable because the entire Belgium was to be ruled by the minority population, that is the white people, French-speaking peoples, who were dominating the majority in the capital city, Brussels. All the rules and constitutional provisions have been such designed and formulated. जो संविधान था 1970 का, 1970 तक याद रखिए, 1970 तक का जो बेल्जियम का संविधान था, that was given privilege to the Flemish Wallonian peoples या French speaking peoples, the entire political power, economic power and social power was given to the French speaking people. And because of this biased provision of the constitutions, the Dutch speaking peoples were lagging behind in terms of economic development, and education, and they were discriminated and denied political equality and equal opportunity of jobs ये थी झगड़े की जड़। दिस वॉज द, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ डच स्पीकिंग पीपल्स, द मेन प्रॉब्लम ऑफ द डच स्पीकिंग पीपल वाज दैट दे सफर्ड constitutional bias and due to the political and economic social discrimination, they were lagging behind in terms of economic development, they were educationally backward, point आप बना लीजिएगा, they were discriminated and denied political equality। अभी आपने सवाल किया था कि एक अल्पसंख्यक सरकार कैसे मेजॉरिटी के ऊपर शासन कर रही है। So there was provision in the constitution that only certain types of Dutch speaking peoples were allowed to participate in the election of the government. Not all peoples, only a particular lobby that was paying a certain amount of tax to the government were allowed to participate in the formation of government and not other, means
there were no democratic way of government formation in the Belgium before 1970. That's why even in majority, that peoples were not getting equal political representation in the government. सरकार में उनका कोई समान प्रतिनिधित्व नहीं था, ना तो कभी वो सरकार बना पाए। बिकॉज द वाइट पीपुल्स वेर इकोनॉमिकली रिच, आर्थिक रूप से समृद्ध थे। बिकॉज द फ्रेंच पीपुल्स या फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल्स वेर इकोनॉमिकली एडवांस्ड, they were educationally advanced, and all kinds of rights, whether they belong to the politics, whether they belong to economic, whether they belong to social development, they have different sets of privilege in all these fields. That's why their development was quite advanced at a higher level. While on the other hand, this opportunity was not given to the Dutch speaking people. That's why till 1970s they goes on tolerating or bearing the discriminatory behavior or discriminatory activities or exercise of the government. सरकार के इन सब जो है विभेदकारी जो है एक्टिविटीज का वो लोग फेस करते हैं, but there is a limit, but there was a toleration limit when the tension increased. During 1950 and 60s, this tension was escalated. ये जो टेंशन था लोगों के अंदर, द पीपल टर्न्स कॉन्शियस, लोगों के अंदर चेतना आई कि भाई हम लोग संख्या बल में ज्यादा हैं और इसके बाद जो है ये लोग जो है हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। This right must be on the basis of equality. There must be modification in the constitution. To the peaceful education, the Dutch peoples did not turn violent. Here it is important thing to note. एक यहाँ महत्वपूर्ण चीज है ध्यान देने योग्य, वो ये है कि ऐसी दशा में जबकि उनके साथ इतनी जाति हो रही थी, इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उन्हें वो वायलेंट नहीं हुए, हिंसा का प्रयोग डच पीपुल्स ने नहीं किया। दे फॉलोड पीसफुल एजिटेशन लाइक रैली, डेमोन्स्ट्रेशन, स्ट्राइक, हड़ताल, बट दे नेवर फेल्ट या रिजॉर्टेड वायलेंट मीन्स ऑफ एक्शन. So government was very responsive. French people were quite witty. They recognized this very discrimination on basis of the race, on the basis of language. This linguistic discrimination that was in practice there in Belgium, government recognized. And to accommodate the pressure, to accommodate the social tension, in order to resolve the deadlock that was there between the Dutch-speaking people, their society, their community, and the French-speaking community, they modified their constitution 4 times. How many times? 4 times. Between 1970 and 93. Between 1970 and 1993, the Brussels government, the central government, modified 4 times the constitution, Belgium constitution. और वहाँ की सरकार रिस्पॉन्सिव थी, उन्होंने एहसास किया, उन्होंने ये सब धरना, प्रदर्शन, हड़ताल जो किया डच स्पीकिंग पीपल ने, उन्होंने महसूस किया कि उनकी जो डिमांड्स हैं वो जस्टिफाइड। कैसी डिमांड्स हैं? न्यायोचित मांग, और हमें उसको कंसीड करना चाहिए। इफ वी वांट टू अपग्रेड एंड प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, वी मस्ट कंसीड
the demands of the Dutch speaking people, which is justified. And in order to accommodate this very demand, these demands, what were the demands? The demands for equal representation in the government, equal representation in the government, ठीक है, गवर्नमेंट में इनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन टर्म ऑफ जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में उनको और नौकरी में उनके साथ निवेश का उनको इसका भी समान अवसर दिया जाए, शिक्षा का उन्हें समान अवसर प्रदान किया जाए, ठीक है, ये डिमांड थी। तो इन सारी डिमांडों को, ये ऐसी कोई डिमांड तो थी नहीं अनजस्टिफाइड थी, तो जो मेन डिमांड थी वो थी इक्वल रिप्रेजेंटेशन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट। तो इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दिस स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, न्यू अरेंजमेंट, the Belgium government modified the constitution 4 times between 1970 and 1993. 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम सरकार ने इन मांगों के अकॉर्डिंग व्यवस्था कायम करने के लिए देश की राजनीतिक रीस्ट्रक्चरिंग के लिए, पुनर्संरचना करने के लिए 4 बार संविधान संशोधन किया गया और एक नई व्यवस्था कायम हुई जो पूरे देश को 3 भागों में बांट दिया गया था, वो हम आगे बढ़ाए, ठीक है। तो ये इतनी बात आपको समझ में आई सबको कि बेल्जियम क्या है, उसकी एथनिक कंपोजिशन क्या थी, ठीक है, उसकी समस्या क्या क्या थी, जो 2 ग्रुप थे उनके बीच टकराव या उनके बीच टेंशन का कारण क्या था, ये बात समझ में आई। टेंशन का कारण यही था कि चूंकि उनको जानबूझकर सरकार ने 70 तक 60 तक जो है 70 तक, अभी तो 93 में जाके स्थिति सुधरी है, तो 70 तक आप मान लीजिए इस तरह की व्यवस्था थी, सरकार ने जानबूझकर उन्हें कहाँ रखा था, हाशिए पे, मार्जिनलाइज किया था। व्हाट इज द मार्जिनलाइजेशन? टू कीप अवे एनी पर्टिकुलर सोशल ग्रुप फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज कॉल्ड मार्जिनलाइजेशन। जब सरकार के द्वारा किसी वर्ग विशेष को जानबूझकर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास की मुख्य धारा से दूर कर दिया जाता है, मतलब उसकी विकास के लिए कोई व्यवस्था, कोई प्रयास, कोई डेवलपमेंट कार्य या प्रोग्राम, स्ट्रेटजी, स्कीम नहीं बनाई जाती है जानबूझकर कि ये उनके जो है प्रगति, उनकी जो है प्रमोशन के लिए कोई काम नहीं करती, तो इसको क्या कहा जाता है? सीमांतीकरण या मार्जिनलाइजेशन, ठीक है। तो इस तरह का जब काम करेगी तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक कोई खास वर्ग जो है हमारे यहाँ भी देखिए कि क्या था कि जो एससी क्लास था, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो थे, अभी भी उससे डेवलप नहीं है जितना ब्राह्मण, क्षत्रिय या जो बैकवर्ड क्लास है, उसमें भी बहुत सारे कास्ट हैं जो अभी विकास से काफी दूर है, तो वो भी मार्जिनलाइज है। हमारे यहाँ जैसे मुस्लिम कम्युनिटी हुई, शेड्यूल कास्ट हुआ, शेड्यूल ट्राइब हुआ, बैकवर्ड क्लास हुआ, ये कैसे कास्ट माने गए हैं? मार्जिनलाइज। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, मोर पर्टिकुलरली शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज। बाद में बहुत जब हो हल्ला हुआ, रीजनल पार्टियों का जन्म हुआ, क्षेत्रीय दलों का गठन हुआ। किस आधार पर क्षेत्रीय दलों का गठन होता है पता है? धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। अब मुस्लिम कम्युनिटी माइनॉरिटी है लेकिन उसका धर्म क्या है? इस्लाम, ठीक है। तो वो अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए अलग पार्टी बना लेते हैं। तो जब कोलिशन गवर्नमेंट का दौर आया, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो उनको भी मौका मिला सरकार में जाने का, तो सरकार के ऊपर उन्होंने दबाव बनाया कि भाई हमारी कम्युनिटी के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था हो, हमारी कम्युनिटी के लिए भी ये सुविधाएं मिलनी चाहिए, है कि नहीं? तो इस तरह से जब सरकार में आपकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगा, अगर इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, अगर पॉलिटिकली आप स्ट्रांग हैं, तो आपकी कम्युनिटी भी सामाजिक, आर्थिक, समाज और राजनीति की विकास धारा में शामिल होगी। नहीं तो आप क्या रहेंगे? सेपरेट रहेंगे। आपको जो हाशिए पर रख दिया जाएगा, पृथक कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, आप अलग थलग पड़ जाएंगे, आपका कोई विकास नहीं होगा। नींद आ रही है क्या? तो ये जो है
ये कंडीशन है, समझ में आई है बात। तो कारण क्या है, ये बात स्पष्ट हुआ कि चूंकि डच स्पीकिंग पीपुल इस रवैये से, सरकार के इस रवैये से, मार्जिनलाइजेशन के कारण आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे, वो अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे थे, इतने गरीब थे। उसके बाद बिकॉज दे वर पुअर, दे वर आल्सो लैगिंग बिहाइंड इन टर्म ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट, जिसकी वजह से उनका शैक्षणिक विकास भी नहीं हुआ। ठीक है, उसके साथ शैक्षणिक विकास नहीं हुआ, उसके साथ उन्हें राजनीति में, पॉलिटिक्स में उनका कोई रिप्रेजेंटेशन इक्वल नहीं था। ठीक है, और तीसरी बात क्या थी, जॉब्स के मैटर में उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती थी। सरकारी जो नौकरियां थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जो थे, उनमें उनके साथ भेदभाव किया जाता था, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। अगर वो डच स्पीकिंग पीपुल है तो उसको इंटरव्यू से निकाल देंगे, ठीक है, जानबूझ के, क्योंकि वो डच है। ठीक है, तो इस तरह के कारण थे जिसके कारण एक तनाव आया 70 के दौर में। लेकिन वहां की सरकार रिस्पॉन्सिव थी, जिसने कंसीड किया, आसानी से बिना किसी वायलेंस के उसने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास किया और अंततोगत्वा संवैधानिक संशोधन करके 4 बार उसने पूरी स्थिति को बड़ी ही सहजता के साथ लोकतांत्रिक तरीके से हल कर दिया। एंड द थिंग्स वेर टर्न्ड नाउ एंड बोथ द कम्युनिटीज आर लिविंग इन सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब जानते हो? बायोलॉजी पढ़ते हो? सिम्बायोसिस नहीं जानते हो? सहजीविता सुने हो हिंदी में? एक राइजोबैक्टीरिया जो होता है, सुने हो नहीं? नाइट्रोजन फिक्स करता है। लेवियम में क्या होता है, वो नाइट्रोजन जो है, क्योंकि पौधे डायरेक्ट जो है एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकते जमीन, उस नाइट्रोजन को बैक्टीरिया जो है राइजो लेता है और आधार के पेड़ में उसको फिक्स करता है और उसके थ्रू उसका जो मतलब कि मॉडिफाइड फॉर्म होता है नाइट्रोजन का, तो जमीन में, तो इससे क्या पौधे को लाभ हुआ और प्लस बैक्टीरिया को खाना मिला उसकी जड़ में रहकर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सहजीविता हुआ ना, दोनों का फायदा हुआ। तो ये सिम्बायोसिस, बात समझ में आई? तो इस तरह का अरेंजमेंट किया कि डच स्पीकिंग पीपल और जो आपके क्या कहते हैं फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे, दोनों लोग शांति से पीसफुली जो है रहने लगे। अब किस तरह का अरेंजमेंट हुआ अभी फाइनली आपको बताएं। चलिए अब हम श्रीलंका को देखते हैं। चलिए श्रीलंका का देखिए। सरदार में बोल रहे
ये कोलंबो, ठीक है। इनका एथनिक कंपोजिशन देखिए, श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन, ठीक है। एथनिक कंपोजिशन में आप देखेंगे दी 75% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ, ठीक है। When you will see the map of Sri Lanka, you will find that there are Sinhalese who are concentrated in the northwest and south in the Sri Lanka. They constitute 74% of the total population. श्रीलंका में कुल आबादी के 74% या 74% जनसंख्या किसकी थी? सिंहलियों की, सिंहली, ठीक है। They speak Sinhala language. They speak Sinhala language and their religion is Buddhist. They are Buddhist. They follow the Buddha religion. बुद्धा रिलीजन, ठीक है। बौद्ध धर्म के वो अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं। कौन? सिंहली। श्रीलंकन तमिल कॉन्स्टिट्यूट 13% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। मतलब कि तमिल कितने हैं? 18%। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए कितना होगा? 18%। तो इस 18% में श्रीलंकन तमिल 13% है, तमिल भाषा बोलने वाले, जो वहां के मूल निवासी, मूल तमिलों, जो वहां पर मूल तमिल थे, तमिल भाषी लोग थे श्रीलंका के, वो श्रीलंकन तमिल कहे गए। एंड द इंडियन तमिल्स who speak Tamil but whose ancestors, whose forefathers were gone as a plantation worker in Sri Lanka and settled there, जहाँ पे इंडियन जो है, जब इंडिया कॉलोनी थी, उपनिवेशवाद था, उस दौरान प्लांटेशन पर काम करने के लिए अंग्रेज ले जाते थे ना यहाँ से मजदूर। तो जो उनके पूर्वज या उनके बाप दादा जो जाके वहाँ बस गए, ऐसे उनकी जो संतति तमिल भाषा बोलने वाली थी, उनको क्या बोला गया? इंडियन तमिल। क्या कहा गया? इंडियन तमिल। एंड दे कॉन्स्टिट्यूटेड 5% ऑफ द टोटल मेजॉरिटी। ओके, नाउ देयर वर 7% Christian population and remaining 1% were constituted by Muslim or others. Okay, now this is the ethnic composition of Sri Lanka. Now we tend to know that the Sri Lanka got independence in 1948. 1948 कब आजादी मिली श्रीलंका को? 1948। अगर वो सस्पेंड कर देता, चलिए बाकी करो, ठीक। इतना हम श्रीलंका के बारे में इतना आप रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक आप कल हम पूछेंगे भी, इससे संबंधित जो तथ्य होंगे उनको कल पूछेंगे, बाकी को कल हम इस चैप्टर को